अच्छा जी मुझे, सर। हाँ मुझे 1 मिनट के अंदर 1 2 3 बच्चे बता दीजिएगा कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं या अभी पढ़े हैं उसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा समस्याएं तो नहीं आ रही है, ये बताइए थोड़ा। थोड़ा बहुत समस्याएं तो आती है सब्जेक्ट चेंज होने में, लेकिन एक बहुत ज्यादा इश्यूज तो नहीं आ रहा कि बिल्कुल सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? बताएं, 1 2 लोग बता दें। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। और ये कैमरे बंद करने वालों की संख्या काफी है, तो कैमरा चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स नहीं लगता है कैमरा चालू करने पर। कैमरा चालू करने में कोई टैक्स नहीं है गवर्नमेंट, पता है आपको? चलिए, थोड़ा सा इकोसिस्टम अपन कुछ दिन कम्युनिटी पे खत्म किए थे, आज थोड़ा इकोसिस्टम का टच करेंगे हल्का सा, डिटेल में इकोसिस्टम नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो इकोसिस्टम क्या है, मैंने थोड़ा एक बार पहले बताया था, ध्यान है? नहीं ध्यान? टोटल लिविंग प्लस नॉन लिविंग। प्लस इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी टोटल लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। सीधी सी बात है, अगर आप डेफिनेशंस पे जा रहे हैं ना तो लगभग लगभग डेफिनेशन बड़ी सिमिलर टाइप की आपको समझ में आ रही होगी, चाहे इकोलॉजी हो या इकोसिस्टम हो, आगे भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ रही है। मैं आपको पहले भी एक बार बताया था कि इसमें 3 4 फैक्टर हैं जो सब कंबाइंड हो रहे हैं, उसमें एक लिविंग है, लिविंग में फिर आपका एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, नॉन लिविंग में आपके फिजिकल फैक्टर्स है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, ठीक है ना? और उसके बाद वो इन्वायरमेंट और वो लोकेलिटी, दैट्स ना, इतने से सब इकोलॉजी इन्वायरमेंट सब खत्म हो जा रहा है। तो इकोसिस्टम में भी यही कहानी है कि भाई लिविंग है, नॉन लिविंग है, इन्वायरमेंट में है और पर्टिकुलर एरिया में, ये सारी चीजें मिलकर इनका वो इंटरेक्शन होगा, उनका रिएक्शन होगा, उसके रिजल्ट आएंगे, फाइनली डेवलपमेंट होगा, एवोल्यूशन होगा, तो ये सब चीजें कहलाएंगी इकोसिस्टम। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं देखे मैंने, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, तो कम से कम एक वैज्ञानिक टेंसली वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया है। इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय द टेंसले, और इन्होंने डेफिनेशन दी है कि इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। टेंसले, इन्होंने इकोसिस्टम को सबसे पहले कॉइन किया था, उन्होंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया, जैसे आप लोग शायद सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस फिलोसफर ने किस चीज को क्या डिफाइन किया है, तो ऐसे ही इकोसिस्टम के उन्होंने बोला कि सिंबल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। देखिए 2 वर्ड है इसमें, स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि तो एक उसका स्ट्रक्चर मतलब नेचर का, पूरे नेचर का मतलब यूनिट है। जैसे कि अगर मान लो कि पानी की बात करते हैं तो हम लीटर में उसको कैलकुलेट करते हैं, तो अब क्या हुआ, 1 लीटर हुआ, मतलब एक यूनिट हो गई। तो यहाँ भी वो वही बात कर रहा है कि जो सिंबल है या यूनिट है, कुछ भी समझ लो उसको, स्ट्रक्चर यानी उसकी कैसे बनता है, प्लस फंक्शन यानी कैसे कार्य करता है, क्या, नेचर, यानी नेचर का एक यूनिट है इकोसिस्टम, वो कैसे बना हुआ, कैसे कार्य करता है, ये बताया था टेंसले ने। 2 ही वर्ड है इसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और सब जगह कॉमन कॉमन सी इसकी डेफिनेशन आएंगी, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन वाला मटेरियल नहीं है। बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि इकोसिस्टम है क्या। एक दूसरे वैज्ञानिक हुए ओडम, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के पिताजी हैं
इन्होंने जो परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, उसी को हम लोग सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और यूज करते हैं। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट, ये जरूर लिख लेना। इससे आपको क्या है, इस डेफिनेशन से आपको इकोसिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ environment ऑब्लिक नेचर। बड़ा स्पेसिफिक क्लियर चीज हो रही है इसमें कि जो इकोसिस्टम है वो सबसे छोटी यूनिट है काय की, इन्वायरमेंट की। कैसे? स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि उसमें सब चीज समाई हुई है। उसका स्ट्रक्चर वाइज देखें और या उसका फंक्शन वाइज देखें। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज क्या है? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है मेरे हिसाब से? नो सर। मार्कलेस, ये मार्कलेस भैया पहली बार आए क्या आप क्लास में, या आपका कैमरा ऑन था, आपसे मुलाकात नहीं हुई है? मुझे ऐसा लग रहा। नहीं सर, मैं पहली बार है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए प्लीज। पहली बार सर। आप ऑडिबल नहीं है शायद। जाए है ना, और क्लास अटेंड भी कब की जाए? कैमरा चालू करके। इंटरेक्शन होता है ना तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए इकोसिस्टम, आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके स्ट्रक्चर से, टॉपिक के स्ट्रक्चर से, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक से। तो मैं उसी लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि जो सिस्टम होता है, it may be large, it may be small, यानी कि बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा हो सकता है। आप जानते हैं ये क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर। कैन यू एज्यूम? ये पानी की एक बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है। क्या ये इकोसिस्टम संभव है? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल। पॉसिबल है। तो पानी की एक बूंद भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। आजकल वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 2-3 सेंटेंस दे दिए कि पानी की एक बूंद भी इकोसिस्टम है, हाउ मेनी करेक्ट, हाउ मेनी इनकरेक्ट, टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब स्मॉल, लार्ज साइज में तो बहुत बड़ा जंगल भी इकोसिस्टम हो सकता है, समुद्र भी इकोसिस्टम हो सकता है, और छोटे की बात करें तो पानी की एक बूंद भी हमारा एक इकोसिस्टम हो सकता है। मतलब कितना वेरिएशन है। दूसरा, इट मे बी टेम्परेरी और इट मे बी परमानेंट। मतलब इकोसिस्टम टेम्परेरी भी हो सकता है और इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके गार्डन लगा है कॉलोनी के अंदर, तो आज तो इकोसिस्टम है, कल हुआ ऐसा मन कि नहीं यार गार्डन को खत्म करते हैं, एक मल्टी बना देते, तो वो मल्टी बन गई वहां पे, तो वो टेम्परेरी था, खत्म हो गया। लेकिन अगर फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम है, जब तक काटेंगे नहीं, जब तक तो वो रहेगा। तो इट मे बी, फिर इट मे बी नेचुरल और इट मे बी आर्टिफिशियल, यानी कि ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के 3 एग्जांपल कोई बताएगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है? अरे घर में मछली पालते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम होगा। एक्वेरियम हो गया। और दूसरा, आपके जितने भी क्रॉपिंग फील्ड है, मक्का का खेत है, गेहूं का खेत है, बाजरे का खेत है, सरसों का खेत है, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है। या आपने गार्डन लगाया कहीं, आपने किचन गार्डन लगा दिया, आपने कॉलोनी का गार्डन डेवलप किया, ये सब आर्टिफिशियल है। समझ गए? हम लोगों ने मेन, हाँ जी सर, ज़ू एक एग्जांपल हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मतलब बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और स्मॉलेस्ट में तो ये पानी की ड्रॉपलेट हो सकती है, और लार्जेस्ट में समुद्र भी हो सकता है ना। अब नेचुरल के एग्जांपल्स लिख लो। नेचुरल इकोसिस्टम्स में फॉरेस्ट,
ये हो गया अपना नेचुरल। उसमें भी नेचुरल में कौन सा है ये, मैं एक चीज मिस कर गया इसमें, इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो भूमि पे होते हैं, और दूसरा होता है एक्वेटिक जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। नेचुरल में एक टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल बताया मैंने, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्री और डेजर्ट। और जो नेचुरल में जो एक्वेटिक होंगे उसके एग्जांपल लिख लीजिएगा। अब एक्वेटिक को दो पार्ट में बांट रहे हैं यहाँ पे। लैंटिक यानी कि जहां पे पानी भरा हुआ है, स्टेबल वाटर। सर लेंटिक लिखा है वो। हाँ जी, LENTIC लैंटिक यानी स्टेबल वाटर, यानी कि पानी बह नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं है पानी का। जैसे कि एग्जांपल क्या है लैंटिक वाले का, लेक हो गया हमारा, लेक में पानी बहता नहीं है, एक जगह भरा रहता है ना। पॉन्ड हो गया, तो ये हो गया स्टेबल वाटर का लैंटिक। और दूसरा होता है लोटिक। ये एक आपको एलिमेंट्री दे रहा हूं क्योंकि नॉलेज अभी, उसके बाद में इकोसिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, क्वेश्चन बहुत फंसा रहा है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में। लोटिक आपको ये टर्मिनोलॉजी मैं सिखा रहा हूँ, केवल अभी टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ जाओ। लोटिक का मतलब रनिंग वाटर, जैसे कि रिवर हो गया हमारा, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल की बात करता हूं मैं, तो आर्टिफिशियल में गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, क्रॉप लैंड एरिया हो गया, जू हो गया, लिख लो चाहो। आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड, जू, एक्वेरियम और हमारा गार्डन। जितने भी गार्डन है सब आर्टिफिशियल में आएंगे, है ना। अब साइज के आधार पर बात करें थोड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसकी कितना बड़ा हो सकता है, तो मेगा इकोसिस्टम, मेगा यानी कि एग्जांपल क्या आएगा, सी या ओशियन, मेगा बहुत बड़ा। मैक्रो इसमें आएगा फॉरेस्ट, यानी थोड़ा मतलब उससे थोड़ा छोटा, यानी बड़ा तो है ये भी काफी। फिर अगला माइक्रो, जैसे कि पॉन्ड हो गया अपना, और एक हो गया नैनो, नैनो इकोसिस्टम, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन बताइए, एक आम का पौधा लगा है, पेड़, प्लांट ऑफ ए मैंगो, क्या ये इकोसिस्टम हो सकता है या नहीं होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, पूरी सब चीज है ना। अभी इसका जो कंपोनेंट पढ़ेंगे अभी तो और समझ में आएगा। तो एक ट्री, सिंगल ट्री भी इकोसिस्टम, जब पानी की बूंद अगर इकोसिस्टम हो सकती है तो फिर अंदाज लगाइए कि एक ट्री क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेगा में सी और ओशियन, मैक्रो में फॉरेस्ट, माइक्रो में पॉन्ड, और नैनो इकोसिस्टम में ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए देखिए, बीच बीच में इकोसिस्टम आता रहेगा जाता रहेगा, तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा इकोलॉजी में, ये इकोसिस्टम ही है पूरा। एक वर्ड आता है इको
लॉजिकल निके। इसमें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई बताया इकोलॉजी निके? सुमेधा दीदी दिख नहीं रही आज, किधर है बताइए, आपको पिछली बार पढ़ाया था मैंने। उससे पहले समझ लो एक वर्ड आता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? सर एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिसाइड करते हैं वो होगा क्या हैबिटेट? हाँ। और इकोलॉजिकल निके? सर उसका आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। चलिए ठीक है। देखिए हैबिटेट तो पर्टिकुलर एक एरिया है ना, कि जैसे यहाँ एरिया है तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्पीसीज रहती है, तो उसका ये एक हैबिटेट हो गया, है ना। मकान नंबर टाइप का हो गया कि मकान नंबर 60 शांति एवेन्यू, ये आपका मकान नंबर 90 XYZ कॉलोनी, मतलब पर्टिकुलर की यहाँ पाई है, वो तो हैबिटेट हो गया। अब निके क्या हुआ, इसका थोड़ा सा प्लस हो जाएगा इसमें। यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन हैबिटेट। भाई क्या है यहाँ पे, मान लो कि कोई स्पीसीज है और इस एक हैबिटेट में रह रही है, तो अब निके के लिए उसको क्या क्या चाहिए भाई, जैसे कि हमारी फिल्मों में कहते थे ना कि इंसान को चाहिए क्या, रोटी कपड़ा और मकान, इसी पे तो पूरी जिंदगी चल रही है। तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज है और उस स्पीसीज को अपने जीवन चलाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या चाहिए भाई, पहली चीज तो उसको एक जगह चाहिए, हैबिटेट चाहिए। हैबिटेट में फिर उसको अपना खाना बनाना, मतलब रोटी चाहिए। रोटी के लिए क्या है, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस का पूरा सामान चाहिए। सनलाइट चाहिए उसको, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, सारी चीजें। उसके बाद में उसको एक प्रोटेक्शन भी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम पौधा लगा आके खा पी के चला गया। तो यानी कि हैबिटेट हुआ, उसके रिक्वायरमेंट्स हुई, और उसका एनवायरनमेंट चाहिए। उसको मान लो कि ग्रो करने के लिए 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो वो उस एरिया में पर्टिकुलर वो टेम्परेचर मिलना चाहिए। अब पता लगा कि उसको चाहिए 32 से 36 डिग्री, और आपने उगा दिया उसको 4 डिग्री 6 डिग्री वाले टेम्परेचर में, वो सर्वाइव नहीं कर पाया, या 22 वर्षा हो गया। एक ऐसा प्लांट है जो 8 से 10 डिग्री पे अच्छा ग्रो करता है ना, और उसको आपने 45 से 50 डिग्री पे लगा के दे दिया, तो वो सर्वाइव नहीं करता है, यानी कि उसका इकोलॉजिकल निके उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो एक स्पीसीज ऐसी जो पर्टिकुलर है हैबिटेट में रहती है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है फंक्शन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। देखिए एक्चुअली अगर एक वर्ड इसमें यूज करते हैं उसको और समझने के लिए, एक वर्ड आता है और इसमें सब कुछ समाया हुआ है, लाइफ साइकिल। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, क्या करेगा ये, सबसे पहले ये जर्मिनेट, मान लो इसको बीज डाला हमने यहाँ पे, तो ये सबसे पहले तो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद में ये छोटा सा पौधा बनेगा। इसके बाद में ये बड़ा लार्ज साइज होगा। इसके बाद में क्या होगा, ये फ्लावर देगा। इसके बाद में फ्लावर में फ्रूट्स आएंगे, और फ्रूट्स के अंदर फिर आएंगे सीड आएंगे, और सीड फिर जाएंगे और दोबारा जर्मिनेट करेंगे। दिस इज द इसकी लाइफ साइकिल। मतलब कोई भी स्पीसीज है वो अपने समान स्पीसीज को रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ाना चाहती है। आपने देखा होगा अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, आपने एक आंख का पौधा देखा होगा, अकबुआ इसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा एक वो आता है, फल आता है, उसका ऐसा फल रहता है लगभग, है ना। और अभी वो मई के महीने में जाके वो बस्ट होगा, तो उसमें से ऐसा एक बीज रहेगा, उसमें ऐसे रुई से निकलते हैं, और हवा के साथ में स्कैटर्ड होता रहता है। अब मान लो कि पौधा यहाँ लगा हुआ है, हवा चली और यहाँ लेके गई, यहाँ पे अगली बार वो आंख का पौधा लग जाएगा। तो कोई भी स्पीसीज हो, ह्यूमन की बात नहीं है, सब में टेंडेंसी होती है, एनिमल हो या प्लांट हो, कि अपनी प्रजाति, अपनी स्पीसीज खतरे में नहीं आ जाए, ये हमेशा मल्टीप्लाई होती रहे।
उसके लिए क्या करते हैं, लाइफ साइकिल है कि भाई एक बीज ने अपना जर्मिनेट किया, जर्मिनेट से वो प्लांट बना, और प्लांट बनने के बाद सबसे पहले उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि वो अपने हाथ पैर बढ़ाता है, यानी कि उसमें स्टेम आएगा, रूट आएगी पहले, फिर स्टेम आएगा, उसके बाद ब्रांचेज आएंगी, लीव्स आएंगी, ये तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। और उसके बाद में उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि उसकी नई स्पीसीज बनेगी, तो उसमें फिर फ्लावर आएंगे। अभी डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी क्या है कि कौन से फ्लावर आते हैं कि नहीं आते हैं, जो भी फ्लावर के बाद सामान्य बता रहा हूँ मैं, उसके बाद फ्रूट्स आएंगे, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहेंगे, और वो सीड्स फिर जाएंगे जर्मिनेट होने के लिए, तो अगली नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देंगे। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो जो चीजें उसको लगेंगी वो इकोलॉजिकल निकल कहलाता है, ऐसा समझ लो। इस पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पर्टिकुलर हैबिटेट में जितनी चीजों की आवश्यकता होगी, दैट इज नोन एज द इकोलॉजिकल निकेल। यानी कि मान लो कि किसी स्पीसीज को ये वाला एरिया में ये सब चीजें मिल गई, तो ये इसका इकोलॉजिकल निके कहलाएगा। अब वो इकोलॉजिकल निके डिफरेंट चीजों हो जाएगा, हैबिटेट का अलग हो जाएगा, फूड का अलग हो जाएगा, वाटर का अलग हो जाएगा, सेफ्टी का अलग हो जाएगा। बात समझ गए ना? मैं समझता हूँ क्लियर हो गई चीजें। यस सर। सर मतलब ऐसे ही लिखेंगे ना एग्जांपल में कि हैबिटेट, टेम्परेचर, ये सब पर्टिकुलर चीजें चाहिए इकोलॉजिकल नीच के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। ओके देखिए आप चीजों को जितने किताबी भाषा लिखोगे उससे बेहतर है कि अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखो। एक तो याद रटना नहीं पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि सब्जेक्ट आप रट के याद करें, समझ गए ना? मतलब उसको समझ के याद करें, ताकि मान लो एग्जाम में, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो या नीट हो या यूपीएससी हो, जब प्रेशर होता है और डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ही दिन में दो पेपर या दो दिन में लगातार पेपर देने होते हैं आपको, तो जो रटी रटाई चीजें कई बार मिस हो जाती है, क्योंकि आपके पास तो स्पेस भी पर्टिकुलर आता है कि इतने स्पेस में आपको आंसर लिखना है, पर्टिकुलर टाइम में लिखना है। और भाई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं दिमाग की, ये वाला बटन दया है कंप्यूटर का, तो ये वाली फाइल दूसरी फाइल खुल गई, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर आपकी चीजें दिमाग में क्लियर है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भले आपको वो रटी रटाई डेफिनेशन याद नहीं हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, आपको वो एग्जाम्पल और आपको वो डेफिनेशन आप बना के लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? सर ये इकोलॉजिकल नीश में मतलब हम हिमालय का एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे वहाँ के स्पीशीज होते हैं, उनको वही पर्टिकुलर टेम्परेचर और हैबिटेट चाहिए होता है। एब्सोल्युटली राइट। किसी का भी एग्जांपल लो, डेजर्ट का ले लो ना भाई, जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, अब राजस्थान में सेब नहीं उगेगा ना? हाँ जी सर। है ना? राजस्थान में तो वही अपना ओपेंसिया उगेगा, नागफनी इसको बोलते हैं, एलोवेरा उगेगा, ठीक है ना? अब जो हमारा पोलर बियर है, वो बाड़मेर में छोड़ के देखो उसको क्या होता है उसका, है ना? जो बर्फ में रहने वाला भालू है, अरे एक चीज छोड़ दो, आप पर्टिकुलर आपकी बात कर ले या मेरी बात कर ले, मान लो कि मैं अभी जिस शहर में रहता हूँ उसका टेम्परेचर वेरी करता है गर्मियों में 36 से लेकर 45 तक, वेरी सिंपल, छोड़ दो दुनियादारी, अपनी बात कर लेते, ठीक है? अब चलो ठीक है, अब मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं, बाड़मेर चले जाते हैं जून के या मई के महीने में, और बाड़मेर में गए आप, वहां पे तो मिला आपको 49 से 52, 4 तरह की टैबलेट खा जाएंगे सुबह से शाम तक, और घूमना फिरना बंद, होटल के एसी में आराम से आराम फरमाएंगे। जी सर, समझ गए ना? मतलब थोड़ा सा भी वेरिएशन आया, हमारी बॉडी ने बर्दाश्त करना, हम तो ह्यूमन है, हमारी तो मतलब हमारी जो कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, हम एडजस्ट पावर भाई, लोग कश्मीर घूमने जाते हैं ना, बर्फ गिरती है तब, है ना? वो फोटो आप देखते हैं, बर्फ गिर रही है, एंजॉय कर रहे हैं, भले आके डॉक्टर की दवा लेकर बीमार पड़ जाए बहुत गर्मी तक। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो उसको जीवनचर्या, देखो अब यहाँ हम गए थे, वो घूमने फिरने गए थे, वहां रहने के लिए नहीं गए थे। अगर वहां रहने चले जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बाड़मेर में लोग रहते नहीं है, तो फिर वो एडॉप्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल निके के साथ, है ना? एक एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा प्राणी है, आज भी शायद वो आएगा, कि जिसको वाटर मिलता ही नहीं, गरीब को पानी पीता ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उसको पानी पीने की आदत नहीं है, मिलता नहीं है इसलिए पीता नहीं है, तो क्या करता है, तो उसकी जो बॉडी के जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें बाई प्रोडक्ट की ईश्वर सबकी रक्षा करता है, ऐसा नहीं है, उसने सबकी व्यवस्था बना कर रखी है, तो उसकी बॉडी में जितनी रिएक्शन होती है उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में H2 निकलता है, यानी पानी निकलता है, उनसे वो काम चला लेता है। फिर दूसरा क्या है, ये एडेप्टेशन वाला पोर्शन है, क्योंकि आगे बताऊंगा, लेकिन अब चर्चा निकली है तो बता देता हूं भाई, जितने भी हॉट टेम्परेचर वाले एनिमल्स या प्लांट होंगे उनमें एडेप्टेशन या मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं,
अब मान लो कि एक ऐसा जंगली चूहा है जो राजस्थान के 49 और 50 डिग्री में रह रहा है। अब उसका यूरिन और एक मान लो कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो चूहा रहता है और उसके यूरिन में आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो बाड़मेर का जो चूहा होगा ना, उसके यूरिन में पानी की मात्रा बहुत कम होगी, बहुत सॉलिड टाइप का हो सकता है, बहुत विस्कोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जहाँ पे पर्याप्त, मेघालय की बात कर ले, मान लो जहाँ बहुत पानी गिरता है, या फिर मान लो कि ऐसा कोई भी प्लेस है जहाँ अच्छा पानी गिरता है, वहां का जो एनिमल होगा उसके यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना? चलिए, देखिए ये सब्जेक्ट एक्चुअली में डिस्कशन का ही सब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल समझ में आ गए तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आप ऑप्शन पढ़ के आंसर दे देंगे गारंटी। बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता हो, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कशन में ज्यादा टाइम देता हूँ। चलिए, अब निके बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हैबिटेट निके, नाम ही पता है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहता है। फूड निके मतलब उस एरिया में वो जो फूड लेता है। अब हर आदमी की, हर प्रजाति की, हर स्पीसीज की, हर एनिमल की, हर प्लांट की अपनी फूड की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इंसानों की बात कर रहे हैं भाई, जिसको वेजिटेरियन चाहिए, जिसको नॉन वेजिटेरियन चाहिए। अब प्लांट्स में किसी को कैल्शियम ज्यादा चाहिए, किसी को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, किसी को दूसरा फास्फोरस ज्यादा लगता है, किसी को पोटेशियम ज्यादा लगता है। तो सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है फूड की, तो वो उसका फूड लेके कहलाएगा। फिर तीसरा हो गया जैसे रिप्रोडक्टिव निके, मैंने बताया था कि भाई उसको अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो अपनी नई प्रोजेनी को जन्म दे सके। तो इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप के निकेज हैं। अब हैबिटेट और निके में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बता देता हूं। ये लिख लो तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं चीजों को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? अभी 3-4 क्लासेज हुई और ये 3-4 क्लासेस का अगर आपको मतलब सारा समझ में आ गया, समरी अगर क्लियर हो गई, तो आगे के में ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। और टेक्निकल टर्म में अगर आप कंफ्यूज होते रहे ना, तो मैं कितना भी पढ़ा लूं कुछ फायदा नहीं होगा। तो हैबिटेट, उसको बड़ा सिंपल सी बात है, एड्रेस। देखिए ये मैं आपको समझाने की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। हैबिटेट का मतलब एड्रेस, आपका मकान नंबर, आपका पता कैसा लगेगा आपका हैबिटेट क्या है? भाई कहीं भी आधार कार्ड बनवाने जाओ क्या लिखो? मकान नंबर ए, ये वाला बंगला, ये कॉलोनी, ये शहर और ये स्टेट, इसका पिन कोड नंबर ये। तो हैबिटेट मतलब आप वहां पाए जाते हैं। और निके को कह सकते हैं अपन लाइफ स्टाइल। मैं बड़ा डेली यूज के शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट। हाँ सर, वैसे ही इजी लग रहा है जी, आप जो इजी वे में समझा रहे हैं वही सही लग रहा है, मतलब इजीली समझ आ रहा है। देख अब ये इंटरेक्टिव सेशन से मुझे ये पता चलता है कि आप मतलब कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन किताब में आप पढ़ोगे तो आपको भयंकर बोर लगेगा, समझ में नहीं आएगा। सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कैमरा ऑन करिए और मुझसे बातचीत करते रहिए, तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, तो हैबिटेट हो गया एड्रेस और निके हो गया लाइफ स्टाइल एंड प्रोफेशन। अब आपको बहुत क्लियर हो गया भाई, हैबिटेट केवल ये बता रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, और निके क्या बता रहा है कि हम कैसे रहते हैं। हम बंगलों में रहते हैं या 1 BH के मकान में रहते हैं, आपके घर में एसी है कि नहीं है, आप 2 व्हीलर से मेंटेन कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, समझ गए ना? तो निके आपकी लाइफ स्टाइल को बता रहा है कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिएगा, कितना आपको ह्यूमिडिटी लगेगी, आपको रेनफॉल कितना चाहिए, है ना, आपको अपनी प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, आपका जो प्लांट है वो कैसे ग्रो करेगा, उसमें फ्लावरिंग कब आएंगे, उसमें फ्रूटिंग कब आएंगे, उसमें सीड फॉर्मेशन कब होगा, फिर वो कैसे जर्मिनेट होगा। ये सब चीज उसकी लाइफ स्टाइल और प्रोफेशन होगा। और केवल कहाँ हैबिटेट मतलब जहां वो रह रहा है, क्योंकि भाई वो उस फलाने गांव पर रहता है, इतना सा डिफरेंस है। हाँ, इसमें एक चीज और है, क्या ऐसा हो सकता है? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट आया कहानी में। कैसे ट्विस्ट आया? आपकी कॉलोनी को आप विचार करो मन में, आपको अभी तत्काल समझ में आएगा। ये आपकी कॉलोनी है,
इसमें बहुत सारे मकान है, अपन ये मान के चले कि 4 मकान ये भी दिख रहे हैं। इसमें एक मकान में आप रहते हैं, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ ए, इसमें एक्स रहते हैं, इसमें जेड रहते हैं और इसमें रहते हैं सी, ये तो आप रहते हैं। अब देखिए चारों की कॉलोनी एक है, यानी कि चारों, ये 4 स्पीसीज में बात कर रहा हूँ इकोसिस्टम में, तो इनका हैबिटेट तो एक हो गया चारों का, समझ गए। लेकिन चारों का निके अलग अलग हो गया। क्यों? हो सकता है कि आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप तो पनीर की सब्जी बना रहे हैं, ये पड़ोसी को लगता है नहीं हम तो नॉन वेज खाएंगे, ये कहता है भाई हम तो बीमार आदमी, हम तो दाल चावल ही खाते हैं और 2 व्हीलर से चलते हैं, और ये बंदा कहता नहीं मैं तो 4 व्हीलर है, मेरे पास तो 50 लाख की गाड़ी है। फिर ये कह रहा भाई अपन तो मध्यम वर्गीय है, मीडियम फैमिली की, अपने पास तो छोटी सी कार भी है, छोटा घर भी है, बच्चे अच्छे सब पढ़ रहे ठीक ठाक। यानी कि देखिए इकोलॉजिकल नीचे चारों का डिफरेंट है, क्योंकि चारों की रिक्वायरमेंट अलग है, चारों की लाइफस्टाइल अलग है, चारों लेकिन एड्रेस एक ही, यानी कि हैबिटेट कॉमन है, इकोलॉजी निके अलग है। इट मींस कि एक ही हैबिट, हर स्पीसीज का इकोलॉजिकल निके स्पेसिफिक होता है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही हैबिटेट में अगर 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज रहती हो तो सबका ही इकोलॉजिकल निके सेम हो, इट्स नॉट एसेंशियल, क्योंकि सबका रिक्वायरमेंट और लाइफस्टाइल और लाइफ साइकिल सबका डिफरेंट होता है। सर ऐसा हो सकता है माइग्रेटरी स्पीसीज है, 2 स्पीसीज जिनके नीड्स सेम हो वो एक ही इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? दोबारा रिपीट करिए क्वेश्चन, शुरू के सेंटेंस में सुन नहीं पाया। सब जो 2 मतलब ऐसे 2 स्पीसीज जिनके नीचे भी सेम ही होते हैं तो वो एक ही इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर पाएंगे क्या? मतलब कर लेंगे, लेकिन उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा और उसमें दिक्कत क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए मान लो कि सपोज ये 2 स्पीसीज है, ऐसा मान लो कि एक जगह पर 2 आम के पौधे लगे हुए, ठीक है ना, बिल्कुल सेम स्पीसीज हो गई, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, वाटर, दोनों को वाटर या उनको फोटोसिंथेसिस सब कुछ एक जैसी है। अब क्या होगा अगर यहाँ का जो हैबिटेट है ना, क्योंकि इनका निके एक्यूरेट कॉमन है, अगर यहाँ पर रिच मटेरियल अवेलेबल है, देखिए ये दोनों जिंदा रहेंगे। अब फिर वही आएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि इसमें जो ज्यादा पावरफुल होगा वो मटेरियल को ज्यादा खींच लेगा, वो जिंदा रहेगा, और दूसरा कमजोर पड़ेगा, उसको मटेरियल कम मिलेगा, वो मर जाएगा। या तो और यदि अगर ये एनवायरनमेंट रिच है, यानी पर्टिकुलर खूब सारा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कभी अगर स्कार्सिटी आई, अगर मंदी का दौर आया, तो वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों को नौकरी से तत्काल निकाला जाता है ना, तो उन्हीं को निकाला जाता है जिनकी एफिशिएंसी कमजोर होती है, समझ गए ना। तो मंदी आई मतलब यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स का इशू आया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, तो इन दोनों में से वही रहेगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा बड़ा पहलवान होगा, जो ज्यादा अपने को उस कंडीशन से एडप्ट कर पाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। एक किसी का और प्रश्न था सर। सर माइग्रेटरी स्पीशीज के केस में कैसा होगा? देखिए माइग्रेटरी स्पीशीज तो आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, माइग्रेट क्यों करता है कोई भी स्पीशीज, चाहे इंसान हो या जानवर हो या फिर प्लांट हो, भाई उसको माइग्रेशन के 2 ही कारण है कि या तो देखिए माइग्रेशन में 2 टाइप के होंगे ना, एक तो टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। अब मान लो कि मैं पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ और मेरे को जॉब दूसरे शहर में लग गई, तो वो माइग्रेट कर गया, लेकिन अपना घर तो पुराने में है, जॉब के बाद चेंज हो जाएगा या रिटायरमेंट वापस आ जाऊंगा, तो टेम्परेरी हुआ। कि कोई स्पीशीज है पर्टिकुलर हॉट टेम्परेचर आ गया 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चली जाएगी जहां पे उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, और 2 महीने बाद जैसी इसकी परिस्थिति ठीक होगी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे अकाल ही पड़ गया, बिल्कुल मान लो कि एक अच्छा इकोसिस्टम था, यहाँ पे सब कुछ हरियाली सब कुछ था, लेकिन ऐसी स्थिति आई कि सब कुछ खत्म हो गया, बाढ़ आ गई, या इतना सूखा पड़ गया, पानी के लाले पड़ गए, ना पानी मिल रहा है ना न्यूट्रिएंट्स बचे, तो अब ये पूरी की पूरी शिफ्ट करेंगे। अब जिसको जहां मनाएगा जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। अब इनको जहां अपनी परिस्थितियां मिलेंगी जिनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, भाई आदमी अपना शहर चेंज करता है ना, क्यों करता है? जहां उसकी इच्छाएं फुलफिल हो। भाई किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को बच्चों के एजुकेशन का इशू है, किसी को हेल्थ का इशू है, तो जो हमारे टारगेट से जहां पे फुलफिल हो गए वहां हम लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ मान लो इस स्थिति में, मान लो स्थिति खराब हो गई, परमानेंट माइग्रेट जाना है, तो जहां पे हमको लगेगा अब
मान लो कि सपोज यहाँ पे ये स्पीसीज यहाँ चली गई, ए स्थान पे, ये बी पे चली गई, ये सी पे, डी पे, अब 4 गई यहाँ पे। अब मान लो कि ए सर्वाइव कर गई लेकिन बी के साथ तो नुकसान हो गया, तो वहां जाके खत्म हो गई। तो ऐसा ही तो होता है ना, हम लोग भी जब शहर बदलते हैं तो कोई लोग सक्सेस हो जाते, कई लोग फेलियर में आ जाते। तो इसको अगर कंडीशंस मिल गई और इसने अपनी कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लिया, तो ये सक्सेस हो जाएगी, वहां पे परमानेंट बच जाएगी, वहां के इकोलॉजिकल निके को एडॉप्ट कर लेगी। और मान लो ये गई लेकिन वहां उसको हिसाब किताब जमा नहीं, तो ये और खत्म हो गई, तो फिर इसका माइग्रेशन सक्सेस देगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, एक 2013 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इकोलॉजिकल निके का। 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, देखना पी/क्यू ले लेना, तो मैं बीच बीच में आपको हिंट करता रहूंगा, देख लेना इसको, आज जाके बन जाएगा आसानी से। क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे तो कोर्स पीछे हो जाएगा, लास्ट में जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब तो क्लास रख लेंगे, बीच बीच में आपको हिंट करता रहूंगा। 2013 में इकोलॉजी निके का क्वेश्चन आया है, देख लेना। अब अगला आता है, एक वर्ड और आता है, तो इसको क्वेश्चन एक अब आता है अगला, बायो। तो अभी हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं? कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया। सबसे पहले कहां से शुरुआत किया था हमने? लास्ट क्लास में जो स्पीसीज से शुरू किया था, है ना? तो अब आएगा चौथा वर्ड, बायो। इकोसिस्टम यहाँ मतलब इस टर्मिनोलॉजी में खत्म हुआ, इकोसिस्टम तो अभी शुरू होगा आगे। तो अब पढ़ते हैं बायोम। बायोम क्या है? ये बड़ी यूनिट है, मतलब इकोसिस्टम से बड़ी यूनिट है बायोम। ये लार्ज नेचुरल, It is now 10:45 a.m. ये दोनों वर्ड लिख लेना अच्छे से, ये बार बार परेशान करेंगे। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स, ये दोनों टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इतना ही समझ लो, कोई बहुत ज्यादा इसमें है नहीं है। मतलब इकोसिस्टम्स बहुत सारे, जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो बायो बनता है। और जैसे कि हमारा टुंड्रा प्रदेश हो गया, आपने ज्योग्राफी पढ़ाई होगा, है ना? टैगा हो गया, टैगा फॉरेस्ट, टुंड्रा रीजन, तो ये बड़ा एरिया हो गया। इकोसिस्टम से बड़ा बायो। बहुत अपने अभी फिलहाल इतना काम का नहीं है ज्यादा, है ना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। Ecotone, this is the very important topic. देखिए, समझ लो उसको थोड़ा सा, मतलब दिक्कत टिपिकल है, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान होगा। इस पर लगभग 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हर बार क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को अपन टाइम देंगे, आप भी शांति से सुनिएगा। इकोटोन, इको का मतलब कोई इकोसिस्टम या इकोलॉजी, और टोन मतलब उसका टेस्ट समझ लो, तो कैसे है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। भाई दो बायोम या दो इकोसिस्टम, मान लो एक इकोसिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है। अब क्या होता है, इंसान तो अपने कॉलोनी में मकान की दीवार बना लेता है कि कोई इधर नहीं जा सकता ना कोई उधर आ सकता, लेकिन
जानवरों में ये अभी थोड़ी बहुत मानवता बची है। तो वो क्या है, मान लो कि ये कोई एरिया है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम ए है, या बायो भी कह सकते हैं। देखो बायो का मतलब बड़ा वर्ड है और इकोसिस्टम का मतलब छोटा वर्ड है, इतना ही डिफरेंस है, इसलिए मैंने बता दिया। तो कंफ्यूज मत होना, अगर मैं बायो भी बोलूं तो भी ठीक है, इकोसिस्टम बोलूं तो भी ठीक है। तो अब मान लो कि एक इकोसिस्टम ए है और एक इकोसिस्टम बी है। अब इसके कैरेक्टर अलग होंगे निश्चित रूप से, और इसके कैरेक्टर अलग होंगे, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होगा इनका कॉमन, जिसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, यानी कि जंक्शन पॉइंट होगा, एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम से जोड़ने वाला पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, दैट इज द इकोटोन। लिख लो उसको थोड़ा। इकोटोन इज ए जोन ऑफ जोन या जंक्शन या जोन ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि दो इकोसिस्टम को जोड़ने वाला जो एरिया है पर्टिकुलर, वो कहलाएगा इकोटोन। डेफिनेशन फिर से बोल दीजिए। डेफिनेशन ये है कि द जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स और टू बायोम्स, यानी कि दो बायोम या दो इकोसिस्टम के बीच का जो कॉमन एरिया है, जंक्शन एरिया है, ट्रांजिशन एरिया है, वो कहलाएगा इकोटोन। दो हमारे इकोसिस्टम है या दो बायोम है, एक इधर में डिफरेंट कैरेक्टर है, दूसरे में डिफरेंट कैरेक्टर है, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया आएगा, वो जंक्शन वाला कहेंगे, ट्रांजिशन वाला कहेंगे, और उसी को हम बोलेंगे इकोटोन। ठीक है ना? तो इसमें निश्चित रूप से दोनों के ही कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंस है, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। मैंग्रोव, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, ये किसके जंक्शन में पाए जाएंगे? टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक, यानी कि एक जगह जमीन खत्म हो रही है और एक जगह पानी शुरू होता है, तो दोनों के बीच का एरिया है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाएंगे। यानी दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया है। यहाँ पे जो लैंड वाला एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया, जहाँ भूमि है, वहां का जो फॉरेस्ट है वहां खत्म हो रहा है, और बगल में स्टार्ट हो रहा है हमारा एक्वेटिक वाला पार्ट, जहां पर पानी है। ठीक है ना? कौन सा वाला पानी है वहां पर? मेराइन वाला, समुद्र वाला। इन दोनों के जो बीच का है दलदल एरिया, मार्सी एरिया कहते हैं, मार्सी या दलदल एरिया कहते हैं ना, वहां पे जो फॉरेस्ट मिलता है दैट इज द मैंग्रोव। तो ये कहलाएगा इकोटोन। इकोटोन मतलब ये मैंग्रोव का इकोटोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड वाला एक इकोसिस्टम है और दूसरा मैराइन या एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दोनों मर्ज कर रहे हैं बीच में पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया मर्ज कर रहे हैं वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा। तो अब ना तो ये टेरेस्ट्रियल में आ रहे हैं और ना ये मैराइन में आ रहे हैं, दोनों के बीच में आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जी सर। दूसरा एग्जांपल लिख लो, ग्रासलैंड। बिटवीन किस किस के? फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, यानी एक जगह फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, डेजर्ट शुरू हो रहा है, या दूसरा कह सकते हैं। तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में ग्रासलैंड वाला, तो ये इकोटोन है। ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम, वो इकोटोन का एग्जांपल हो गया। तीसरा है एस्चुरी। बिटवीन किसका रहेगा? फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, मीठा पानी और खारे पानी का जहां जंक्शन होता है वहां पर एस्चुरीज बनती है। तो ये एस्चुरीज इकोटोन कहलाएगा।
अगला है, वो मैंग्रोव से ही मिलता जुलता थोड़ा सा, लेकिन अलग से लिख देते हैं उसको, रिवर बैंक। दूसरा नाम क्या है इसका, मार्शीलैंड। बिटवीन ड्राई एंड वेट एरिया, एकदम सूखा एकदम गीला एरिया तो बीच का है ना, गीला है ना सूखा है, तो रिवर बैंक है, मार्शलैंड होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट, ऊपर चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इसके करेक्टर लिख लो, क्योंकि आजकल वो जो सेंटेंस देता है उसी में फंसा रहा है। जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी सेंटेंस दिया हाउ मेनी करेक्ट, तो लिख लो कि इकोटोन में भी नैरो, भाई बहुत सकरा भी हो सकता है, इकोटोन के लिखा रहोगे ना। जैसे कि एग्जांपल कहां पर है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वहां पे बहुत नैरो बाउंड्री रहती है, और वाइड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। इकोटोन का दूसरा नाम भी बोलते हैं जोन ऑफ टेंशन। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर रहता है ना, किसी भी दो देशों का बॉर्डर होता है, वो लगभग टेंशन की जगह होती है। तो जो इकोटोन भी लगभग दो बॉर्डर एक साथ मिल रहे हैं ना, इसलिए इसको जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, तनाव रहता है यहाँ पे हमेशा। दो तीन करेक्टर और इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें, इकोटोन में वेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे पहले से बायोडायवर्सिटी क्या होती है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? सब बायोलॉजिकल हाँ जी Sir, system of interaction between different species. ठीक है, थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। देखिए बायोडायवर्सिटी मतलब, डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये देखिए हमेशा साइंस के जो टेक्नोलॉजिकल टर्म है उनको तोड़ दीजिए आप। संस्कृत में संधि विच्छेद पढ़े होंगे ना, उसी टाइप से। मतलब अच्छी बायोडायवर्सिटी ये कही जाती है कि जिसमें एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम या पर्टिकुलर बायो या पर्टिकुलर हैबिटेट या पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट सब कुछ मिले। जैसा कि हिमालयन वाला रीजन, अब वहां पे ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती है। एक सिंपल सी, जैसा कि एक एग्जांपल समझ लो इसको, जैसा कि एक ये मान लो कि ये व्हीट का फील्ड है, और एक फील्ड ऐसा है जिसमें कुछ पौधे व्हीट है, कुछ उसमें ग्राम लगे हैं, कुछ उसमें मस्टर्ड लगी है ना, और उसमें कुछ लेंटिल लगी। अब मुझे इतना बता दो कि इसमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, अपने आप आपको समझ में आ जाए। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। तो एक चीज और, जब बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी तो वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा, तो रिसोर्सेज इंटरेक्शंस के बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब यूपीएससी का एक एग्जाम है ना, अब मान लो यूपीएससी के अगर 4 एग्जाम हो जाए, सपोज अलग टाइप के थोड़ा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। सिंगल अपॉर्चुनिटी अब एक ही है, 22 सर्विस उसमें जोड़ रखी, तो अब इसमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा है तो ये स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बायोडायवर्सिटी इकोटोन में बहुत रिच होती है। रिच होती है मतलब उसमें
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज है वो मिलती है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज एक जैसी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्यादा मिलती है। तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हुई और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हुई तो रिसर्च के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। भाई किसी वैज्ञानिक को कोई रिसर्च करना, उसको एक जगह मान लो 1000 स्पीसीज मिल गई तो देखेगा कि आखिरकार 1000। अभी किसी ने प्रश्न किया आप में से कि भाई दो एक जैसी एक इकोलॉजिकल निके में रह तो सकती है, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा। और बायोडाइवर्सिटी में अगर स्पीसीज अलग अलग होगी तो रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, और रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी तो कंपटीशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि सबकी फूड हैबिट्स, सबकी लाइफस्टाइल की हैबिट्स अलग अलग होंगी। तो बायोडाइवर्सिटी इकोटोन में बहुत रिच होती है। ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ना। एक पॉइंट लिख लो, एज इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 साल पहले आया था क्वेश्चन, फिलिप से पूछा था एज इफेक्ट क्या है। What is AEDGE? Age effect. वो कह रहा है कि किसी भी इकोटोन में यदि एक स्पीसीज की क्वांटिटी प्लस नंबर ऑफ, It is now 11 a.m. o'clock. थोड़ा क्लिष्ट हो गया, सिंपल समझते हैं उसको। नंबर ऑफ स्पीसीज प्लस पॉपुलेशन। किसी भी इकोटोन में अगर नंबर ऑफ स्पीसीज प्लस उनकी पॉपुलेशन सराउंडिंग से अगर ज्यादा है, सराउंडिंग एरिया से अगर ज्यादा है, दैट इज द एज इफेक्ट। अरे भाई सीधी बात ये है कि एक पर्टिकुलर एक शहर है और उस शहर के आसपास कोई स्पीसीज मिल रही है, लेकिन उस शहर में वो स्पीसीज पर्टिकुलर और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अड़ोस पड़ोस के एरिया से ज्यादा मिल रही है। यानी कि पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है उस एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्लस पॉपुलेशन, यानी कि एक जो स्पीसीज है उसकी भी पॉपुलेशन, दोनों चीजें यदि उसके सराउंडिंग से ज्यादा मात्रा में मिलती है, दैट इज नोन एज द एज इफेक्ट। यानी कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीसीज डोमिनेंट है। यानी कि पर्टिकुलर कोई एरिया है तो उसमें मान लो कि व्हाइट कलर के कपड़े पहनने वाले लोग ज्यादा है, यानी कि वो डोमिनेंट हो गए। यानी पर्टिकुलर एरिया में कोई हीट, या मान लो कि राइस, अब जैसा कि मतलब नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में व्हीट प्रोमिनेंट एरिया है, मतलब लोग यहाँ पे व्हीट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का तो मुझे बहुत आइडिया नहीं, शायद चावल, या साउथ इंडिया में चावल को प्रेफर करते हैं, तो वो चावल ईटिंग पॉपुलेशन उधर ज्यादा है, इधर व्हीट ईटिंग पॉपुलेशन है, तो वो डोमिनेंट पॉपुलेशन हो गई ना। यही कहना चाह रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज प्लस उस स्पीसीज की पॉपुलेशन यदि उसके सराउंडिंग से ज्यादा है तो वो कहलाएगा एज इफेक्ट। और सर जैसे सिटी में पिजन्स का पॉपुलेशन एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि सिटी में कबूतरों का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो आएगा एज इफेक्ट में। बिल्कुल एग्जैक्टली ले सकते हैं। ये देखिए डेली, अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल कोट करेंगे ना तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और मतलब रिमार्केबल रहेगा। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा एज इफेक्ट। और ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएंगी? सिंपल सी बात है, एज स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज इसमें डोमिनेट करेगी। क्योंकि भाई क्या हो रहा है कि भाई जैसे आपने कबूतर का एग्जांपल दिया, तो कबूतर का जो स्पीसीज है डोमिनेट कर रही है पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एज स्पीसीज कहलाएगी और ये इंपैक्ट कहलाएगा एज इफेक्ट। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन ये आना चाहिए। इन्हीं में क्वेश्चन घूमे, आप पीवाई की उठा के देखेंगे, हम अपन जो पढ़ रहे हैं लगभग उसी के आसपास पेपर घूमता है। तो पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर ऑफ स्पीसीज प्लस पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज अगर बहुत ज्यादा है
उसके कंपैरेटिवली सराउंडिंग से, तो दैट इज नोन एज एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज उसमें डोमिनेट कर रही है दैट इज द एज स्पीसीज। इतनी सी तो कहानी है। अपन इकोटोन क्या है थोड़ा सा अपन डिस्कशन में टॉपिक से इधर उधर चले जाते, ये टॉपिक का ही पार्ट है लेकिन भूल जाते हैं कहां शुरुआत कहां से करनी है। चलो अपन इकोटोन के कैरेक्टर्स लिख रहे थे ना, एक और लिख लो। वेरी सेंसिटिव, क्या इकोटोन वेरी सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज। As well as human induced change। ये जो सबसे खतरनाक चीज है वो कह रहे हैं कि अगर इकोटोन में अगर नेचुरली अगर मान लो कोई क्लाइमेट का चेंज आएगा तो बहुत सेंसिटिव। भाई कारण क्या है, अब जिस आदमी ने अपना जीवन निकाल दिया पर्टिकुलर एरिया में रह के, अब अचानक जैसा कि कोई आप उसको ऐसा समझ ले, एक अंकल जी हैं 60 साल के हैं और वो उस गांव में रहते हैं, ठीक है ना। अब वो उस गांव में रह रहे हैं बहुत दिन से, बचपन वहीं पैदा हुए वहीं रह रहे हैं। अब उनको आदत नहीं है बहुत ज्यादा कि भाई ट्रेन में और बसों की भीड़ भाड़, हेलीकॉप्टर का। अब मान लो कि पता लगा कि 60 साल तक तो कुछ देखा नहीं और 60 साल के बाद वो गांव बना दिया, कैपिटल बना दिया, तो उसमें भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, उसमें प्लेटफॉर्म रेलवे ट्रैक हो गया, है ना, एयरलाइंस का भी अपना एयरपोर्ट भी डेवलप कर दिया, रोड सड़क हो गया और चारों तरफ क्राउड हो गया, भयंकर लोग आ गए। तो अब उनको घबराहट होने लगेगी क्योंकि उन्हें कभी देखा नहीं था, क्योंकि उसके लिए मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया तो उनको वो सेंसिटिव हो गए। तो मतलब कोई भी जो इकोटोन वाला एरिया है वो अपने क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। अब फिर उसमें बात वही आएगी कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उसको एडॉप्ट कर गया उस चेंज को, तो वो तो जिंदा रहेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। और दूसरा एक चेंज और बता रहा है एज वेल एज ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। यानी कि अगर एक तो नेचुरल हुआ कि या तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अभी राजस्थान में जो रेगिस्तान का एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया है, आपने कुछ नोटिस किया होगा पिछले 5-7 साल से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में बाढ़ आ रही है, सुना है पेपर में, पढ़ा होगा। और आपको आश्चर्य भी लगा होगा थोड़ा सा कि वहां तो जो पानी की बूंदें नहीं आती थी, 25 mm से पानी कम गिरता है, ड्रॉट एरिया कहलाता है, और अब 4-5 साल से खबरों में आती है कभी कभी के पानी बाढ़ आ रही है। और अगर उससे 50 साल पुराना इतिहास देखें तो वहां पे बहुत बड़ा एक समुद्र हुआ करता था, पानी का एक वाटर बॉडी होता, बहुत बड़ी वाटर बॉडी हुआ करती थी, जो आज रेगिस्तान है ना। राजस्थान का इतिहास देखें, बहुत साल पहले 500 ईयर्स या 5000 ईयर्स, सॉरी 1000 ईयर्स अगो, तो वहां पर बहुत बड़ा पानी की वाटर बॉडी हुआ करती। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ धीरे धीरे, तो वो कन्वर्ट हो गया डेजर्ट में। लेकिन अभी पिछले 5-7 साल से फिर देख रहे हैं कि वहां रेनफॉल बढ़ रहा है। तो ये नेचुरल चेंजेस। दूसरे ह्यूमन इंड्यूस्ड में क्या है कि हम लोग जंगलों को काट काट कर या फिर जो भी हमारा नेचुरल क्लाइमेट है उसको हम करके सिटी डेवलप कर रहे हैं, मल्टी मॉल बना रहे हैं और दुनिया भर की चीजें। तो मेरा मतलब ये था कि इकोटोन दोनों चेंजों के लिए रेडी नहीं होता है, वो सेंसिटिव होता है, वो प्रयास तो करेगा सर्वाइवल के लिए, लेकिन इट मे बी हार्मफुल फॉर दैट स्पीशीज। चलिए, तो ये थोड़ा थोड़ा सा इकोटोन के बारे में था। एज स्पीस हो गया, एक वर्ड और लिख लो, इकोलाइन। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। इकोटोन में तो बड़ा स्पष्ट क्लियर था, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। ये इकोसिस्टम ए है, यहाँ पे हमारा इकोटोन है, और ये इकोसिस्टम बी है। यहाँ से धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज, ऐसा कोई लकीर नहीं खींची है, ये सिर्फ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। एक इमेजिनरी है, आर्टिफिशियल है ना। मतलब उसको मान ले कि हमने सबूत की एक लाइन जा रही है यहाँ पे। जैसे मैथ वाले भैया कहते हैं, तो मैथ्स में क्या होता है, मानते हैं कि ये इसके पास में
100 रुपए थे, उस पर थे नहीं, लेकिन मान लिया हमने जस्ट इमेज की इट हैज 100 रुपीज ना। तो ये इको लाइन में क्या है कि ऐसी लाइन की यहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्पीसीज की काउंट या कोई करेक्टर घट रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये कहलाएगा इको लाइन। यानी कि पर्टिकुलर एक लाइन मतलब एक रूट जा रहा है जिसमें पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई करेक्टर घट रहा है या कोई करेक्टर बढ़ रहा है, दैट इज द इको लाइन, नथिंग मोर। कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, आप समझ गए ना। पर्टिकुलर कोई ट्रेट है जो घट रहा है बढ़ रहा है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब हम लोग जा रहे हैं, तो कोई ट्रेड है, कोई स्पीसीज है, कोई पॉपुलेशन है, वो या तो घट रही है या बढ़ रही है। लेकिन एक क्लियर स्पेसिफिक नहीं हुआ कि नहीं एकदम बहुत ऐसी आउटलाइन बनी है या बाउंड्री खींच दी रस्सी डाल के कि बस ऐसा यहाँ घटेगी यहाँ बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। जस्ट एक इमेज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब जाते हैं तो पर्टिकुलर एक स्पीसीज का पॉपुलेशन या उसका कैरेक्टर्स थोड़ा थोड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दैट इज द इको लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी एग्जाम के हिसाब से, लेकिन एक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी थी तो वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी चीज हुई। अब इसके बाद में हम आते हैं बायोस्फीयर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? हाँ। ऐसा तो नहीं सिर्फ 4-5 भैया दीदी कह रहे हैं और तो सब लोग बोले ठीक है भैया पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हम तो आराम से मैच देख रहे हैं। तो आ रहा है ना सबको समझ में? जी सर। हाँ सर। जी सर। चलिए ओके। सर। हाँ जी सर 2 मिनट का ब्रेक मिल सकता है? अरे बिल्कुल, मैं तो ज्यादा थका हूँ, मैं बीमार भी हूँ। 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, है ना? ओके 5 मिनट बाद मिलते हैं। और आप लोग अटेंडेंस आ गई हो तो अटेंडेंस भर लेना सब लोग है तब तक। Attendance, place of habitat. The evolution.
तो मोड नहीं रहेगा। बस 2 4 10 बार आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है जैसे इंसेक्टा है, इंसेक्टा को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए आप तो पूरा, है ना, कि भाई इंसेक्ट में मच्छर मक्खी वाला जो एक्चुअल में देखिए यूपीएससी एक चीज चाहता है कि जो हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट है वो विधि या विषय का विशेषज्ञ भले ही नहीं हो, लेकिन उसके दैनिक जीवन में जो भी चीजें आसपास घटित हो रही हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। वो एक कोटेशन मैंने पहले बोला था, आज बताता हूं कि you should know everything about something and something about everything। तो इसमें अपन को something about everything वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है। देखिए everything about something वो तो आपका पर्टिकुलर कोर एरिया हो गया, जो एक तो आपका उसमें सब्जेक्ट हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन समथिंग अबाउट एवरीथिंग इसमें आपको एक बेसिक आइडिया, जैसे मान लो हम इंसान हैं, समाज में रह रहे हैं, तो उसका एक सिंपल सा कि प्लांट्स कैसे होते हैं, क्रॉप्स कैसी होती है, इंसेक्ट कैसे होते हैं, इनकी बेसिक कैरेक्टर क्या है, तो वो सब चीजें एक आउटलाइन मैंने दी थी। वो उतना डिटेल में आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, उसको ज्यादा तनाव नहीं लेना है। अब आता अपना बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ अर्थ। देखिए वैसे तो पूरा अर्थ ही बायोस्फीयर है, लेकिन एग्जैक्ट बायोस्फीयर क्या है कि पृथ्वी का ऐसा भाग जहां पर लाइफ अवेलेबल। देखिए हम अभी जो बात कर रहे थे स्पीसीज से गए थे, स्पीसीज से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम। जो भैया दीदी पहली बार क्लास में आए वो जरूर से पुराने नोट्स ले लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, है ना, मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में हमारा अभी बायो आया था, उसके बाद बायोस्फीयर, यानी कि ये यूनिट बड़ी होती जा रही है। मैंने उस दिन आपको बताया था सेल्स एटम से शुरू किया था और हम गैलेक्सी तक चले गए थे। तो अब ये बायोस्फीयर है, यानी कि इकोसिस्टम से बड़ा हुआ बायो और बायो से बड़ा हुआ बायोस्फीयर। तो यानी कि लगभग लगभग पूरा अर्थ इसमें आ गया, लेकिन अर्थ का वो पार्ट, क्योंकि हमको इसमें चाहिए क्या, लिविंग चाहिए ना साथ में, प्लस नॉन लिविंग, प्लस एनवायरनमेंट, और इनका बीच का इंटरेक्शन। ये तो कहानी पढ़ रहे बार बार, चाहे इकोसिस्टम हो या इकोलॉजी हो, कुछ भी पढ़ रहे, तीन चीज चाहिए हमको ना, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग और एनवायरनमेंट। तो ये तीन चीज कहाँ मिलेंगी? तो अर्थ का दो चीज तो हर जगह मिल जाएंगी, एनवायरनमेंट मिल जाएगा अर्थ पे, नॉन लिविंग मिल जाएंगी। तो हमको ऐसा चाहिए कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज अवेलेबल, दैट इज द बायोस्फीयर, यानी कि बड़ा इकोसिस्टम कह लो उसको या बड़ा बायोम कह लो। अब इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं काय के, अर्थ के, वहां पर बायोस्फीयर एब्सेंट होता है। अब कहां एब्सेंट होगा? अब देखिए कॉमन सेंस लगाना है इसमें, रटना रटना कुछ नहीं है कि भाई जहां जीवन नहीं है पृथ्वी के उस भाग में, वहां पर बायोस्फीयर एब्सेंट होगा। अब जीवन का मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल, प्लांट्स। तो एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है या बहुत ज्यादा गर्म एरिया है, ठीक है ना, जैसे कि एक नॉर्थ और साउथ पोल है। अब ज्योग्राफी मुझे नहीं आती, आप बताइएगा। नॉर्थ और साउथ पोल पर सामान्यतः बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है। फिर हाईएस्ट माउंटेन, भाई जो बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है, उनकी जो लास्ट टॉप होती है
वहां पर भी बायोस्फीयर नहीं मिलता है। और डीपेस्ट ओशियन, जो ओशियन का जो सबसे डीप पार्ट होता है, वहां पर भी बायोस्फीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है, अगर वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर है, सीधा फंडा है, समझ लो कि अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है तो बायोस्फीयर होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बायोस्फीयर नहीं होगा। एक लाइन में खत्म, समझ गए? जहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, दैट इज मींस कि बायोस्फीयर होगा, इकोसिस्टम होगा, इकोटोन बायोम होगा, पॉपुलेशन होगी, स्पीसीज होंगी, सभी एक ही चीज है, खाली संख्या का, साइज का डिफरेंस है। और अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो नहीं होगा। बस इतना सा कहानी है इसकी। तो ये मोटे मोटे 5 पार्ट इसके हो गए। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन तो हमने जनरल पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट। पहला है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग हो जाएगा और बायोटिक मतलब लिविंग हो जाएगा। एबायोटिक के 3 पार्ट करेंगे हम। लिख लेना थोड़ा इसको, है अच्छे से पूछ लेना, समझ में नहीं आया, दिख नहीं रहा हो तो मार्कर चेंज करके देखो। एबायोटिक में पहला है फिजिकल फीचर फैक्टर्स, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तीसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट मेन हो गए, पहला हो गया एबायोटिक, दूसरा हो गया बायोटिक। एबायोटिक के हमने 3 पार्ट किए, पहला फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और तीसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिजिकल में क्या क्या है? टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी और तीसरा है लाइट। मोटे मोटे 3 इसमें दिया है हमने। बायोटिक एबायोटिक एबायोटिक बायोटिक हो गया। एबायोटिक में फिजिकल, फिजिकल में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट। इनऑर्गेनिक में वाटर, O2 और CO2, जल, ऑक्सीजन और CO2। और ऑर्गेनिक में आ गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। ये सब कहानी हो रही है कि जिंदा रहने के लिए चाहिए क्या इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में चाहिए क्या क्या? एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिजिकल में टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, लाइट चाहिए। इनऑर्गेनिक में चाहिए वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 चाहिए। और ऑर्गेनिक में चाहिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और लिपिड्स चाहिए। तो ये हो गए एबायोटिक फैक्टर्स। लिख लिए हो तो बता देना, इसको मिटाऊंगा फिर बायोटिक लिखेंगे हम। जी सर। हो गए? चलिए जी सर। हाँ, किसी का छूट गया क्या? एबायोटिक में लिख लो। फिजिकल में 3 है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। इनऑर्गेनिक में वाटर, O2, CO2। ऑर्गेनिक में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। सिंपल सा।
अब बायोटिक की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा हमको बायोटिक कंपोनेंट है ना, ये सब ज्यादा तंग भी करेगा, इंटरेस्टिंग भी। पहला है प्रोड्यूसर। ये फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं है भाई, है ध्यान रखना। यानी कि ग्रीन प्लांट। दूसरा है कंज्यूमर्स, यानी कि एनिमल्स। और तीसरा है डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स। इसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिख लो। बायोटेक में है, पहला प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स है एनिमल्स, और डिकम्पोजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मुझे बता उसमें ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रोड्यूसर में आएगा कि डिकम्पोजर में आएगा? मनुष्य, इंसान, मानव, हम होमोसेपियन, इसकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे विचित्र प्राणी जिसने भगवान ने सबसे ज्यादा ब्रेन दिया है, कौन बताएगा इसका? कंज्यूमर्स में आएंगे। कंज्यूमर्स में आएंगे सर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कंज्यूमर में आ गए, मतलब इंसान। अरे प्रोड्यूसर दिन रात तो नौकरी करके पैसा कमाता है, वो तो दिन रात कहीं कोई ट्रेन चला रहा है, कहीं कोई फैक्ट्री चला रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है। प्रोड्यूस कर सकते हैं ना जी, हम अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते ना, हम प्लांट पैसे तो कमा ही रहे हैं ना, करेंसी तो कमा रहे हैं, सोना चांदी कमा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा कमा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस नहीं पर वो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। पक्का नहीं, देख लो आपका कॉन्फिडेंस मुझे दिख नहीं रहा बोलने में। डर डर की मत बोलो, कॉन्फिडेंट बोलो। मुझे सर श्योरली कंज्यूमर्स में ही आते हैं हम। नहीं, अब दो चार लोगों से श्योर कर लेते हैं, आपका तो श्योर हो गया। चलो और कौन बताएगा श्योर में? सर कंज्यूमर्स में आते हैं ह्यूमंस। सब लोग मिलजुल के मत बोलो भाई, कुछ तो अलग बोलो। कंज्यूमर्स में पक्का? चलो इतने सारे लोग क्या, देखो भाई क्या हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी हमेशा सही होती है। चलो मान लेते हैं आपकी बात। देखिए प्रोड्यूसर होता है ग्रीन प्लांट। भाई सीधी बात है, अपना भोजन खुद बना ले। आप कई लोग समझ रहे हैं, हम तो किचन में जाते हैं, मम्मा बना देती है, हम बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो मटेरियल होता है ना, फूड मटेरियल को हम लोग डिपेंडेंट है। तो प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर्स में सारे एनिमल्स और ह्यूमन भी शामिल है, और इनके मरने खपने के बाद में वो डिकम्पोजर बोले तुमने अपना काम निपटा लिया, अब हम लोग चलते हैं। तो डिकम्पोजर सबको खा के खत्म कर देते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है। अब इनको डिटेल में तो बहुत आगे पढ़ेंगे। अब एबायोटिक फैक्टर यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा मैं, है ना। इसमें एक क्लास सिंगल अलग से लगेगी जब इकोसिस्टम आएगा। ये तो केवल अभी आपको सिर्फ फिल्म का वो क्या बोलते हैं, टीजर बोलते हैं, ट्रेलर क्या बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी बहुत ट्रेलर सर, ट्रेलर जो भी समझ लो। मतलब फीचर फिल्म का शेष भाग ऐसे कहते हैं ना, ब्रेक के बाद। तो अभी तो केवल आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, ट्रेलर भी बोलते हैं, टीजर जो भी बोलते हो। तो अभी आपको फिल्म का केवल ट्रेलर दिखाया जाता है, अभी फिल्म का शेष भाग। एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन आया था, तो लिखित हो सकता है। अपन थोड़ा सा एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर लें, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एक दिन लेगा पूरा, आज अपने पास उतना दिन है नहीं पूरा। एबायोटिक कंपोनेंट को अपन कुछ कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट है बस एग्जाम के हिसाब से, पूरी कथा नहीं पढ़ेंगे पहले। इसमें एक वर्ड आता है, समझ लेना थोड़ा उसको, लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर को समझने से पहले जो पुराने भैया दीदी हैं वो कृपा करके नहीं बोलेंगे, जो नए भैया दीदी है वो आंसर देंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन 6 क्लास का है। हम लोग अभी कम से कम 13वीं क्लास में तो पढ़े रहे होंगे ना, 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर वाले 13वीं क्लास कहता हूँ मैं उसको। तो 13वीं से लेकर 16वीं क्लास तक के बच्चे सब लोग, मैं क्लास क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 6ठी क्लास का। क्वेश्चन सुनो, एक चूहा है, रैट, और चूहा उसके 2 दांत होते हैं,
एक ऊपर का दांत होता है इस टाइप से और एक नीचे का दांत होता है इस टाइप से। अब दो चूहे झगड़ा कर रहे थे, है ना, तो झगड़ा कर रहे थे तो बेचारे एक चूहे का इस वाले का, ये ए था और ये बी था, लड़ रहे दो, इसका एक दांत टूट गया आगे वाला। आपने कभी अगर गौर से देखा हो चूहे को तो उसका मुंह खुलता है तो दो दांत एक दूसरे पे सटे रहते हैं, ध्यान दिया, इंसाइजर दांत है इसके, इंसाइजर बोलते हैं। तो अभी इस गरीब का एक थोड़ा कमजोर था, वो दूसरा पहलवान था, उसने इसका एक दांत तोड़ दिया और इसका दांत टूटा और ये 10 दिन के बाद में ये सीबीआई ने जांच करी तो ये डेढ़ पाया गया, एक चूहा। दो चूहों में लड़ाई हुई और एक मोटे चूहे ने एक पतले चूहे को मार दिया, मतलब सॉरी मारा नहीं, उसने उसका एक दांत तोड़ दिया। या तो मस्ती कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और उसके बाद में इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में 10 दिन बाद में जिसका दांत टूटा था वो चूहा डेढ़ पाया गया। ऐसा क्यों हुआ? अब आप लोग एक सीबीआई इंस्पेक्टर तरह सोच के बताइए मुझे, 10 दिन में चूहे के साथ ऐसी क्या घटना गरीब मारा गया? उसका तो एक दांत ही टूटा था ना। जबकि ऐसा नहीं था, वो एक अच्छे परिवार में था, उसको खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं थी, लग्जरी घर में रहता था, ऐसा नहीं है कहीं गरीब भिखारियों का रहता था, बढ़िया अच्छे लग्जरी कंपार्टमेंट और कॉलोनी में था, उसके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी 10 दिन की पीड़ा के बाद इस लोक से सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गया वो चूहा। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है? चलो, अगर मम्मी नहीं डांटे तो हम दिन भर टीवी देखें या मोबाइल चलाएं, रील चलाएं, मतलब मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे? लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही है। इस चूहे के साथ में गड़बड़ क्या हुई थी कि इसका ये दांत अगर टूट गया तो ये दूसरे दांत में यहाँ तक आ गया, समझ लो। चूहे के जो दांत है ना दोनों, ये एक दूसरे को घिसता रहता है दिन भर, ऊपर का इंसाइजर और नीचे के इंसाइजर, तो दोनों घिसते रहते हैं तो इनकी ग्रोथ नहीं बनती है। एक दूसरे के घिसते रहते हैं तो ग्रोथ एक दूसरे को चेक करते हैं, यानी कि जो अपर टीथ है वो लोअर टीथ की ग्रोथ को चेक करता है और लोअर टीथ है वो अपर टीथ की ग्रोथ को चेक करता है, यानी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप 3 चपाती खाते हैं और आपने मम्मी ने अच्छी सब्जी बनाती है 5 चपाती खा ली तो फिर दिक्कत हो रही है, पेट में आपको दर्द होगा। तो अब क्या हुआ कि जब एक दांत इसका टूट गया, नीचे वाला या ऊपर वाला कोई सा भी, तो अब ऊपर जो दांत बचा था उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ था नहीं, तो ऊपर का दांत का ग्रोथ इतना बढ़ गया कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, वो मुंह ना बंद कर सकता ना कुछ हो सकता है। मतलब चूहे महाराज का मुंह, ये दांत यहाँ तक आ गया और इसके कारण वो मुंह बंद ही नहीं हो रहा। अब जब बंद ही नहीं हो रहा तो खाना कैसे खाएगा? तो भूखा मर गया 10 दिन के अंदर अंदर। तो यानी कि जो नीचे का जो दांत था वो ऊपर के दांत की ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा था। अगर मम्मी नहीं डांटे, पापा नहीं बोले तो हम दिन भर रील चलाएं या टीवी देखें या जो भी हमारे शौक है जो पढ़ाई से हटके वो करें, यानी कि जो मम्मी पापा या भाई बहन जो भी है वो हमारे लिए क्या है? लिमिटिंग फैक्टर का काम कर। बात समझ गए ना? तो ये कहानी यहाँ पे हो रही है कि मान लो एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, वो तो शायद भेल वाला पूछ लिया कि नहीं पूछा मैंने? भेल सर को पूछ पानी लिया, फर्स्ट क्लास में पूछा था आपने। पूछा था ना, चलो ठीक हाँ है। सर। ये कुछ मेरे पैटर्न क्वेश्चन है जो हर क्लास में पूछता हूँ मैं, है ना, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इट्स नॉट ए जॉब ना, इट्स अ साइंस। तो देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि मान लो कि ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, लेकिन लाइट नहीं है, खाना नहीं बनेगा, यानी कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसके बाद भी वो क्रिया पूरी नहीं हुई, यानी कि जो फैक्टर कम हो गया उसने सारे फैक्टर को लिमिट कर दिया, यानी कि उनकी ग्रोथ को, उसके रिएक्शंस को स्टॉप कर दिया। दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। मान लो कि आपको दूसरा एग्जांपल समझ लो, 6ठी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस डाइट, पढ़ते हैं ना? हाँ उसमें बोलते हैं कि प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट लो, है ना, फैट लो, मिनरल्स लो। अब मान लो कि एक आदमी प्रोटीन खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी खा रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, लेकिन फैट नहीं ले रहा है, तो उसका बैलेंस डाइट होगी क्या? नहीं होगी ना। उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, वो दुबला पतला हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाएगी। यानी कि जो फैट है इट वर्क्स
एज ए लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मिनरल सबका वैल्यू उसने 0 कर दी क्योंकि फैट नहीं है। ऐसे ही तो मतलब कोई भी अगर मान लो जो इन्वायरमेंट में कोई भी सारे फैक्टर हैं, अगर एक भी कम हो जाता है तो वो क्या करता है, दूसरे फैक्टरों की रिएक्शंस को, उनके मल्टीप्लिकेशंस को, उनकी क्रियाओं को रोक देता है, चेक कर देता है, स्टॉप कर देता है। दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? जी सर। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बड़ा मजेदार है। ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना है। वो कह रहा है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सीड क्विकली जर्मिनेट नहीं होते। लिख लो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सीड क्विकली जर्मिनेट नहीं होते हैं। जबकि यहां पर पर्याप्त मात्रा में रेन हो रही है और लग्जरियस वेजिटेशन है, यानी कि सब चीजें खूब भरपूर मात्रा में हैं। भाई एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब डेली पानी गिर रहा, मानो कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। उसके बाद भी अगर वहां सीड डाल दे तो जर्मिनेट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। कारण क्या है समझिए, डेली पानी गिरने से जो सरफेस सॉइल है, देखिए इसको समझिए ध्यान से। अब सॉइल का स्ट्रक्चर तो मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं और ना आगे भी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ज्योग्राफी में आप पढ़ लेना। तो जो सरफेस सॉइल है, अगर सरफेस सॉइल पे डेली पानी डालेंगे, सॉइल इरोजन कभी मौका लगेगा, एग्रीकल्चर में टाइम रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो है ऊपर की सतह उसमें चली जाती है और कई बार तो अंदर की चली जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, जो सरफेस सॉइल होती है, डेली पानी गिरता है तो ऊपर की जो सरफेस सॉइल है वो चली जाती है। और सीड को जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट सरफेस सॉइल सी देता है। वो एक बार प्लांट अंदर डीप पेनिट्रेट करके इसकी रूट, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर को सीड को जर्मिनेशन करना है तो सरफेस सॉइल पे जाएगा वो वहीं के न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में सीड क्विकली जर्मिनेट नहीं होता है क्योंकि उसकी सरफेस सॉइल रिमूव हो जाती है ड्यू टू द डेली रेनफॉल, और सरफेस रिमूव होगी यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं, इसलिए उस सीड को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें अंदर जाएंगे इसकी सॉइल में तो बहुत सारा रिच मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं। उसको ऐसे समझना है कि एक किसान बेचारा बहुत गरीब है और उसके खेत में सोने का खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, और ऊपर हल चला कर अपना दाल रोटी कमा रहा। अगर उसको कभी खेत को खोदते तो पता लगा उसमें तो बहुत बड़ा खजाना सोने का गड़ा हुआ, लेकिन उसको पता ही नहीं। तो ये कंडीशन यहाँ हो रही है में कि यहाँ पे जो ऊपर की जो पानी गिर रहा है तो ऊपर की जो सरफेस सॉइल है वो इरोड हो रही है, पानी के कारण बह जा रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स चले जा रहे हैं, तो जिसके कारण सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि होता ही नहीं है, सामान्य प्रक्रिया से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड आता है, टेक्निकल टर्म लिख लो, लीच। न्यूट्रिएंट लीच अवे, लीचिंग एक प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट्स लीच अवे यानी कि चले जाते हैं। लीचिंग में क्या होता है आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो कि ये एक सॉइल है, अब कोई चीज आएगी तो अगर मान लो कि कोई न्यूट्रिएंट नीचे चला गया या रिमूव कर गया तो ये लीचिंग कहलाता है। तो अंदर डीप सॉइल में चला गया और तो वो लीचिंग कहलाएगा। वैसे बाहर जाने के लिए इरोजन वर्ड सही है, लेकिन यहाँ अपन लिख सकते हैं कि
जो न्यूट्रिएंट्स है वो लीच अवे हो गए किसके टॉप सॉइल में, जो सरफेस सॉइल है, जिसके कारण इसका सीड का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अब जो यहाँ पे क्या था लिमिटिंग फैक्टर, जो सरफेस सॉइल थी वो सीड के लिए क्या हो गई लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि उसने उसको जर्मिनेट करने में कोई हेल्प नहीं करी, उनको रोक दिया। एक दूसरा और समस्या है यहाँ पे इसी टाइप की फॉरेस्ट बात कर रहा हूँ मैं। इसको इतने डीप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया 2015 में प्री में क्वेश्चन पूछा है इस पे, जो मैं बता रहा हूँ इसी पे। दूसरा एक चीज और है, मान लो कि खुदा ने खासकर 10 दिन की जगह 15 या 20 दिन में जर्मिनेट ही कर गया। अब आपको ये तो पता है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में कैनोपी बहुत ज्यादा होती है, तो जो सनलाइट है, मतलब जो इतना घना पौधे रहते हैं, जो सनलाइट है वो प्रॉपर यहाँ पर बहुत कम डेंस फॉरेस्ट होता है कि ऊपर की सनलाइट जमीन पे आने में बहुत समय भी लगता है, बहुत कम मात्रा में आती है। तो इसका वर्ड है डेंस कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसके कारण क्या होगा कि जो जर्मिनेट हो गया उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, किसकी, जो बीज हमने डाला था यहाँ पे, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो कई बार तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। बात समझ गए ना। पहली चीज तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और मान लो जर्मिनेट हो भी गया तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी और सनलाइट के लैक के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पहले केस में जो सरफेस सॉइल थी वो लिमिटिंग फैक्टर बनी, और सेकंड केस में लैक ऑफ सनलाइट ये लिमिटिंग फैक्टर बनी है। लिख लेना यूपीएससी पीटी 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ लेना, जाके आंसर मिल जाएगा इसी अपने नोट्स में, आपने जो आपको बताया गया थी। ये 2012 में आया, सॉरी, और 2015 में आया है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी है, ये 2012 का है, ये मैंने बताया था वो, और ये 2015 में आया है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो करी मैं 20-25 बार बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, देख लेना दोनों क्वेश्चनों को, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इसलिए बीच बीच में रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमको ये लगे कि हम लोग टॉपिक के आसपास ही रहे, भटके नहीं, है ना। जो चीजें पूछी जा रही है लगभग उसी पे काम करें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मेजर इवाइटेड लिमिटिंग फैक्टर्स में पहला लाइट हो गया, लिख लो मेजर। एक तो एग्जांपल दिया मैंने इसलिए कि वो एग्जाम में क्वेश्चन आया, इवाइटेड लिमिटिंग फैक्टर्स। अब इसमें अपन जो काम का है वही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना ही पढ़ेंगे। It is now 11:45 a.m. तो सबको मालूम है कि यूवी रेज डेंजरस प्लांट एंड एनिमल, सीधी सी बात है। अगर पर्टिकुलर जैसे ओजोन की बात करेंगे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर यूवी रेज आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी स्पीशीज है, उसको वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी, उसकी ग्रोथ में चेक करेगी। तो ये हो गया लाइट में। रेनफॉल ऐसे डिस्कस कर लो, रेनफॉल वही वाली कहानी है। अब इसको मान लो 50 mm पानी चाहिए और 25 mm गिर रहा है या 150 mm गिर रहा है, दोनों केस में वो रेनफॉल उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। सेम कंडीशन टेम्परेचर लिख लो, केवल नाम लिख लो, लाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में जैसे कि O2 का लेवल, CO2 का लेवल, N2 का लेवल। O2 कितना होता है, CO2 कितना होता है, N2 होता है। अब मान लो पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाई लैटिट्यूड पे चले गए या डीप सी में चले गए या फिर कहीं एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ पे चले गए, तो वहां पर
संभव नहीं है। तो यानी कि ये फैक्टर वहां पर लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहा है। मैंने बताया था ना अभी कि एक्सट्रीम में बायोस्फीयर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट लिख लो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब भाई किसी को प्रोटीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, बताया मैंने, किसी को कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं हो रहा है, किसी को फैट नहीं हो रहा है, एक ही कम मिलेगा तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। एक वर्ड आता है, ये लिख लो थोड़ा सा समझने के लिए, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। बफर क्या होता है? एक तो खाने का सिस्टम, तो शादियों में बफर सिस्टम खाने का गए कभी ना, बफर सिस्टम में खाने। हाँ सर। अरे तो वो वाला बफर नहीं है ये, है ना। इसमें क्या है, देखिए इंसान हो या प्रकृति हो, पौधे हो या जानवर हो, सबको क्या चाहिए जिंदगी में? एक वर्ड है, स्टेबिलिटी। हम भी यूपीएससी तैयारी क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं तो कर चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग क्यों कर रहे हैं भाई? स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या जॉब लग जाएगा, परिवार हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, जीवन की यात्रा और आगे से स्मूथली चलेगी, मतलब जीवन स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी चाहिए सबको, है ना। तो अब बफरिंग कैपेसिटी क्या अर्थ की? भाई यहाँ पे एक केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है पीएच, है ना। अब उसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। तो 0 से, और इसका जो ग्राफ, मतलब जो इसका पैरामीटर है 0 से 14, और एक बीच में पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं 7। तो जो 0 से और ये अप टू ये होता है एसिडिक, और ये होता है अल्कलाइन, यानी ये अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, ये बीच वाला होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी हो या कोई भी सिस्टम हो वो न्यूट्रल पर रहना चाहेगा, क्योंकि इधर भी खतरा है और इधर भी खतरा है। सबसे सुरक्षित जगह क्या है? ये है। अब इसमें ज्यादा वेरिएशन आएगा, जितना वेरिएशन आएगा उतना खतरा बढ़ता जाएगा। तो जो इसी को कहते हैं बफर कैपेसिटी। तो अर्थ भी अपनी जो चीजों को बैलेंस करती है, यानी कि पीएच की बात करते हैं, पीएच को वो कोशिश करती है कि इट मे बी कांस्टेंट ऑन द 7 डिग्री, मतलब 7 पैरामीटर, यानी कि बीचों बीच में रहे। यानी कि बहुत एसिडिक हो जाएगी पृथ्वी तो भी हम सब खत्म हो जाएंगे, बहुत अल्कलाइन हो जाएंगे तो भी हम खत्म हो जाएंगे। तो एक बीच का है, उसको कहेंगे बफर कैपेसिटी। ये है। तो ये अब इसमें क्या सॉइल के कारण होगा, बहुत सारे फैक्टर है, वो डिटेल में जरूरत नहीं है अपन को, अपने काम का नहीं है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नॉलेज के हिसाब से बताओ, एग्जाम की चीज अलग होती है ना। चलिए मोटी मोटी ये हो गई। अब इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद में मामला खत्म हो जाएगा। स्टोर्स का तो कुछ है नहीं, आप लोग जो अच्छा ज्योग्राफी चल रही है आप लोगों की क्लासेस लग रही है ना? जी जी सर। ठीक है, चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? जो अपना फूड खुद बनाता है, प्लांट्स हो, ग्रीन प्लांट जो गए हो, ठीक है ना। जिनको बोल रहे था ना प्रोड्यूसर, इसमें सारे सारे ग्रीन प्लांट्स है। और इनके पास क्या ब्रह्मास्त्र क्या है? इनके पास में ब्रह्मास्त्र है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए अपना खाना बना लेते हैं, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट, किसी के भरोसे नहीं है। इनको चाहिए क्या फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, फिर मिनरल्स, ये 4। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज और क्या? क्लोरोफिल। ये 4-5 चीज मिलकर अपना खाना बनाते हैं। भैया से प्रश्न पूछता हूँ, भैया नया है ना, मार के भैया आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, फिर अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, है ना। ये भी मेरा पेट क्वेश्चन है भाई, पूछता ही रहता हूँ मैं। अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर बनाऊं ना सब कुछ इस बार, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछूं, और मुझे पूरा भरोसा है मोर देन 75% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। चलो कोई नहीं है, तो ऐसे ही मस्ती मजाक होता रहता है बीच बीच में, ताकि बोरियत नहीं लगे, सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है अपना। अब आता है अपना
कंज्यूम ये तो हो ही गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ऑटोट्रॉफ तो हो ही गए सब है ना। मैक्रो कंज्यूमर्स, हाँ अब अपना आता है कंज्यूमर्स या मैक्रो कंज्यूमर्स। अभी अपने बात करी थी ना, कंज्यूमर्स में कौन कौन सी कैटेगरी है। पहला हो गया हर्बीवोरस, मतलब वेजिटेरियन, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी। एग्जाम्पल क्या हो गया, डियर, रैबिट, शीप, भेड़। तो ये हर्बीवोरस है या प्राइमरी कंज्यूमर है जो केवल घास खाते हैं। क्यों, आप लोगों ने सुना कि शेर घास खाता है क्या? देखा कि शेर को घास खाते हैं? पता नहीं छोड़ा। शेर कार्निवोरा होता है, लेकिन ऐसा सुना है मैंने, आई एम नॉट श्योर, और कहीं लिटरेचर में पढ़ा नहीं, लेकिन किससे कहानी में सुना है कि उसका पेट खराब होता है तो घास खाता है, लेकिन मुझे डाउट है ना। चलो खैर, चलो ये हो गया। अब सेकेंडरी, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कार्निवोरा होते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन। ये इनको खाते हैं, इसको खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ये पीसी को खा जाते हैं। वुल्फ, डॉग, स्नेक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। और तीसरे आते हैं टर्सरी कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी कंज्यूमर ये क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा सब चलेगा, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर प्लस सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को खा जाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों, ये कार्निवोरा हो रहा है। टेंशन नहीं लेना, अगली क्लास में इसी से शुरू करूंगा मैं। ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये टर्सरी कंज्यूमर क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को खा जाते हैं। कौन है उसमें, बी, डब्ल्यू, मतलब सबसे बुद्धिमान भगवान की कृति ह्यूमन, और भालू, डियर, और पिग। ये तो ओमनीवोरा में आ गए, सॉरी ये टर्सरी, ये ओमनीवोरा में लिख दिया, गलत लिख दिया। जिसमें वुल्फ, ये इसमें टर्सरी में आपने आ गया से लॉयन, वुल्फ दोनों जगह आ जाएगा। मेनली इसमें लॉयन है। बोल में मैक्सिमम जो बोल को कंसीडर करते हैं वो सेकेंडरी में ही करते हैं, क्योंकि कई बार बोल डॉग को खा जाता है लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, तो इसलिए टर्सरी कंज्यूमर में कॉमन में लॉयन है, इसलिए वो कहते हैं जंगल का राजा। एक्चुअली वो सब खा लेता है, हिरन को भी खाएगा, रैबिट को भी खाएगा, है ना। अब वो अलग बात है कि मौका किसका लग जाता है। अच्छा ये बताओ मेरे को, एलिफेंट होता है वेजिटेरियन होता है नॉन वेजिटेरियन होता है? एलिफेंट के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? वेजिटेरियन जी, वेजिटेरियन सर। प्योर या मिक्स वाला? अरे यूपीएससी में कॉन्फिडेंस से चेक किया जाता है, जो भी बोलो ठोक के बोलो, भले गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गारंटेड। हाँ वेजिटेरियन भैया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। बहुत सही, ये जो भी बोलो
200% कॉन्फिडेंस ही बोला करो, है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। चलो, और अब लास्ट में आता है ओमनीवोरा, ओमनीवोरस, जो मिल गया तो सही। बी मतलब ह्यूमन, ह्यूमन। सब खा जाता है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। इसमें इसके साथ में भालू भी ऐसा ही है, और ये पिग भी ऐसा ही है। ठीक है, चलो बस 2 मिनट और, उसके बाद आज का विश्राम लेंगे अपन। सर ऑलमोस्ट टर्शियरी कंज्यूमर के अंडर आते हैं क्या? ओमनीवोर नहीं, देखिए समझ लो, ये अच्छा प्रश्न, मैं सिलेक्ट कर गया था ये चीज बताना, ओमनीवोरस क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो। और अब आपने पूछा ही है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उसको। हर्बीवोरस ऐसा समझ लो उसको, है ना, यानी कि प्योर वेजिटेरियन। और दूसरा हो गया कार्निवोरस। देखिए अब आप ऐसे पूछेंगे तो मुझे भी समझ आए, प्योर नॉन वेजिटेरियन, प्योर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। और तीसरा है ओमनीवोरस, प्योर वेज प्लस नॉन वेज। समझ गए, क्लियर कट। हर्बीवोरस प्योर वेजिटेरियन गारंटेड, कोई टेंशन नहीं। कार्निवोरा प्योर नॉन वेजिटेरियन, ये घास नहीं खाते, केवल मांस खाते हैं। और तीसरे वाले कोई टेंशन नहीं, जो मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, सब खा जाएंगे। तो ये ओमनीवोरा। तो ओमनीवोरा में It is now 12 p.m. है ना। अब ये कार्निवोरा की कैटेगरी है, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है ना, क्योंकि ये सेकेंडरी और टर्सरी एक्चुअली क्लासिफिकेशन दोनों अलग अलग टाइप का। तो उसको ऐसा समझो, हर्बीवोरा क्या होते हैं जो केवल हरे पत्ते मतलब प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरा क्या होते हैं जो केवल नॉन वेज ही खाते हैं, और ओमनीवोरा होता है वो मतलब वो हर्बीवोरा भी होते हैं प्लस कार्निवोरा, उसको बोलते हैं ओमनीवोरा, सर्वहारी, सर्वहारी ओमनीवोरा, यानी एवरीथिंग खा जाते हैं। अब उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की क्लासिफिकेशन ऐसा है, इसको चिंता नहीं करो, प्राइमरी सेकेंडरी को अगले इकोसिस्टम की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझ लो आप कि ये तो हो गए जो प्लांट, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है ना। और प्राइमरी इनको जो खाएगा वो सेकेंडरी होगा, और इनको जो खाएगा वो टर्सरी होगा, सीधी सी बात है। अब ये फूड हर एक, जब मैं आप फूड से पढ़ाने वाला हूं तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होती जाएगी ना तो सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगेगा। और लास्ट है माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो मतलब छोटे, कंज्यूमर मतलब जानते ही हो। हेगोट्रॉफ, जहां फेगोवर्ड आ गया मतलब प्लांट आ गया। इसमें क्या है, ये मटेरियल को मतलब सॉलिड मटेरियल ऐसे कह सकते हैं, इसको सॉलिड मटेरियल को खाते हैं हेगोट्रॉफ, सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना। ऑस्मोट्रॉफ मतलब लिक्विड वाला है काम, इसमें कुछ ज्यादा इसमें समझने वाला और याद रखने वाला कुछ नहीं है। मन हो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी थी इसी मैंने बता दी। फेगोट्रॉफ जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ऑस्मोट्रॉफ लिक्विड वाला है।
एक होता है सैप्रोफिटिक। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, हैं, चिंता नहीं करना। सैप्रोफिटिक ये होते हैं, इसमें बैक्टीरिया और फंगाई ये मरे गिरे को खाते हैं, मतलब डेड एंड डिके मटेरियल। सैप्रोफाइट वही कहलाते हैं जो डेड एंड डिके मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं, दैट इज द सैप्रोफाइट। एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई में कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं इनको? मशरूम्स। इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। डेट्राइटस फीडर, इसको डिटेल में फूड चेन है पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या क्या है? अर्थवर्म, निमेटोड है कुछ, निमेटोडा। अब अभी पूछते हैं आप निमेटोडा क्या होता है, इसलिए मैंने निमेटोडा पहले पढ़ा दिया है। आर्थ्रोपोडा, कुछ आर्थ्रोपोडा, सभी नहीं है ना, सब निमेटोडा। एक तो अर्थवर्म तो है ही है, सब निमेटोडा और सब आर्थ्रोपोडा। ये क्या करते हैं? वही सड़े गले पदार्थ। अर्थवर्म में एक खास बात थी, बता देता हूं मैं। ये क्या करता है, जैसे मिट्टी में रहता है ना, इसको फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं। मेरे साथ पहले बता चुका हूं, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये इस टाइप से रहता है, यहाँ एक गर्डर रहती है, चक्की, जैसे अपने आटा चक्की रहती है घर में, ऐसी चक्की रहती है। तो ये जो भी मटेरियल डेड डिके प्लांट का, एनिमल का, कोई सड़ा गला छोटा मोटा पत्ती, ये सब खाता है और चक्की में चलाता है। यानी कि यहाँ पे उसको बारीक पीस देता है पूरे मटेरियल को, और इसकी जो मटेरियल निकलता है वो पैलेट के रूप में, जो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलता है वो पैलेट के रूप में होता है, और ये बहुत ही फर्टाइल होता है फॉर फार्मर। तो ये किसान के खेत में उर्वरक का काम करता है, यूज एज ए फर्टिलाइजर। इसलिए अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं। इसको डिटेल, इसकी फूड चेन है, वहां डिटेल पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है, और मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। भैया से आप नाराज नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना? तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मैया की आराधना करो, और देश धर्म के काम करना है, इसीलिए यूपीएससी में सेलेक्ट हो। बस जी भैया, गुरु महाराज की, मैया की, सबकी इच्छा यही है। आप लोग लगे रहिए। हमसे जो बल पड़ रहा है, जो मदद, वैसे तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, हम बहुत बड़े विद्वान तो नहीं सब्जेक्ट के कि आपको यूपीएससी की तैयारी करा सकते, लेकिन जितना भी टूटा फूटा हमको आता है, हम प्रयास कर रहे हैं, है ना? आप भी थोड़ा मेहनत करिएगा, जो समस्या आएंगे अपन मिलजुल के निपटाएंगे। ठीक है? अटेंडेंस आइए भी कि नहीं? अटेंडेंस कुछ अगर इश्यू हो तो बताइए मेरे को। सर, ह्यूमन बीइंग्स हर डिवोर्स में भी आ सकते हैं? एक मिनट, क्या जो है मैं इधर बैठता हूँ, फिर बात करते हैं। जी सर। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? सर, ह्यूमन बीइंग्स हर डिवोर्स में भी आ सकते हैं? हाँ, देखिए ओमनीबोरा का मैंने अर्थ बताया था कि जो हर्बीबोरा भी होता है प्लस कार्निवोरा भी होता है, यानी दोनों हो सकता है वो। अब जैसे कि मान लो कि जो लोग केवल प्योर वेजिटेरियन है तो वो हर्बीबोरा होंगे, ह्यूमन, है ना? और कुछ लोग, देखिए ह्यूमन में प्योर नॉन वेजिटेरियन संभव नहीं है ना? क्योंकि किसी न किसी रूप से हर्बी
बोरा तो होता ही है वो, अगर वो सब्जी खा रहा है, पालक खा रहा है, गोभी खा रहा है, कद्दू खा रहा है, लौकी खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, अनाज खा रहा है ना। तो यानी कि एक ह्यूमन केवल हर्बीवोरा हो सकता है, ओमनीवोरा हो सकता है, लेकिन केवल कार्निवोरा संभव नहीं है। समझ गए ना? केवल वो मतलब जानवरों के मीट से अपना पेट नहीं भर सकता, उसको कहीं ना कहीं प्लांट्स के मटेरियल तो यूज करना ही पड़ेगा। तो वो हर्बीवोरा है, ओमनीवोरा है, कार्निवोरा भी है। ओमनीवोरा का मतलब ये होता है कि सर्वाहारी, तो ही कैन मतलब वो कार्निवोरा का काम भी कर सकता है और हर्बीवोरा का काम कर सकता है। जो एनिमल दोनों का काम कर सकता है उसी को ओमनीवोरा कहते हैं। अब आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक मनुष्य जो वेजिटेरियन है वो हर्बीवोरा हो सकता है, लेकिन अब साइंस की डिबेट में जाते हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे कि काऊ या बफेलो का मिल्क हम यूज कर रहे हैं, है ना। अब आयुर्वेद की भाषा अलग है, धर्म की भाषा अलग है। गाय का दूध वेजिटेरियन है, लेकिन अगर जूलॉजी की भाषा में देखें, साइंटिफिक भाषा में देखें तो उसमें सेल्स होती है। इट्स नॉट ए हर्बीवोरा, मतलब कि मुझको वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेज में आ गया दूध। आप बात समझ गए? जूलॉजी की भाषा की बात करें। अब यहाँ मतलब इसको मिसकंसेप्ट मत बना लेना, मेरी बात को ध्यान से समझ लो। अगर गाय का दूध है, अगर सामान्य भाषा में तो वो वेजिटेरियन में आता है, लेकिन अगर प्योरली अगर आप जूलॉजी की भाषा में बात करेंगे, जंतु विज्ञान की भाषा में बात करेंगे, तो उसमें भी सेल्स रहती है ना दूध में, तो एनिमल से आ रहा है, तो वो अगर कई लोग कहते हैं तो उसको नॉन वेज में आता है। अब जैसे एग की बात करते हैं, अब कई लोग कहते हैं हम तो वेजिटेरियन है, अंडे खाते हैं बस, क्योंकि हाँ एक किसी भैया दिए लिखे प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है भाई, सब प्लांट भी सब लिविंग है। तो एक्चुअली में ये तो खैर अंतहीन डिस्कशन है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। मोटा मोटा ये है कि जो ग्रीन प्लांट को जो खाते हैं वो हर्बीवोरा है, जो केवल फ्लैश या मीट या एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं वो कार्निवोरा है, और जो दोनों खा लेते हैं वो ओमनीवोरा है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? अटेंडेंस नहीं आई क्या अभी? पंकज भैया कुछ समझ में आ रहा है?